तो हम देखेंगे इसमें कंडीशन फॉर नो टेंशन, क्योंकि ये जो होता है इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी कॉलम में। टेंशन होने से क्या होता है, इसमें शियर क्रैक्स आ जाते हैं, और शियर क्रैक्स आते हैं तो बेस फेल हो जाता है, इसका बेस फेलियर जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से बेस फेलियर हो जाता है। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल वगैरह का बेस जो होता है वो फेल हो जाता है, या तो सीमेंट के आपने पोल देखे होंगे, कंक्रीट पोल देखे हैं जो, तो सब एक तरह से आपका कॉलम ही है जिस पे जो है जो बेस फेल कर जाता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से बेस फेल कर जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है टेंशन न होने का? सबसे पहली चीज़ है आपका व्हेन द इसेंट्रिक लोड एक्टिंग ऑन द कॉलम इट प्रोड्यूस बोथ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इफ़ द डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, तो रिजल्टेंट जो स्ट्रेस होगा ये कंप्रेसिव ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्रेशन देता है डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अगर ये बड़ा है तो कंप्रेशन में, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस कंप्रेशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से भी होता है, वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस ही देता है। तो इसके मतलब क्या है कि अगर डायरेक्ट स्ट्रेस इसके बराबर भी आ जाए तब भी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होता है इसमें भी। और सिग्मा मैक्स क्या होगा अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, तो ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसके मतलब सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी, और सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 0, सिग्मा मैक्स इक्वल 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड सिग्मा मिनिमम। जब दोनों बराबर हो जाए तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 0 होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे सिग्मा मिनिमम 0। इफ़ द सिग्मा डी इज़ लेसर देन सिग्मा बी, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस से कम हो डायरेक्ट स्ट्रेस, तो ये तब क्या होगा पार्शियल कंप्रेसिव एंड पार्शियली टेंसाइल। तो टेंसाइल स्ट्रेस एट द बेस ऑफ द कॉलम इज हार्मफुल एज इट प्रोड्यूस टेंसाइल क्रैक। टेंसाइल क्रैक इसमें आता है। टू अवॉइड द टेंसाइल क्रैक फॉर नो टेंशन कंडीशन, जिसको नो टेंशन कंडीशन भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं लाना है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि अगर किसी कॉलम में जो स्ट्रेस आ रहा हो उसमें टेंशन न हो, उस स्ट्रेस की वजह से टेंशन न हो, कंप्रेशन हो, तो कंप्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, आर डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। या मैं कह सकता हूँ कि फॉर नो टेंशन कंडीशन डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये है नो टेंशन कंडीशन, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर नो टेंशन कंडीशन डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है P/A, तो P/A शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू M/Z। तो यहाँ से P/A इज इक्वल टू M इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट जो आएगा, तो इसेंट्रिक लोड की वजह से ही बेंडिंग स्ट्रेस आता है, तो और इसेंट्रिसिटी होती है E, स्मॉल ई, तो जो मोमेंट आएगा इसेंट्रिसिटी वजह से होगा वो P/E होगा, क्योंकि एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उस लोड का, एक्चुअल लोड का, वो होता है स्मॉल ई। तो अगर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा वो होगा लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, तो होगा E, P/E से मोमेंट अपॉन Z। तो यहाँ से जब P से P कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो E आपका आएगा E इज लेसर देन आर इक्वल टू Z/A। तो ये है नो टेंशन कंडीशन। तो अगर उसमें टेंसाइल क्रैक्स नहीं आने देना है किसी कॉलम में, तो इसका मतलब जो है जो इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो लिमिटेड टू Z/A के अंदर होनी चाहिए। तो फॉर नो टेंशन कंडीशन इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू Z/A। ये Z/A एक रीजन है जिसके अंदर अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो टेंसाइल क्रैक्स नहीं आता है, मतलब कोई भी टेंशन इसमें डेवलप नहीं होता है कॉलम में, वो कॉलम सेफ माना जाता है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस ही उसमें प्रोड्यूस होता है। अब मिडिल थर्ड रूल है इसी के बेस पे, मिडिल थर्ड रूल। तो मिडिल थर्ड रूल जो होता है ये एक रूल है रेक्टेंगुलर सेक्शन जब होता है, कॉलम में रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हो सकते हैं,
कॉलम सर्कुलर सेक्शन का भी हो सकता है, कॉलम अलग अलग सेक्शन के, लेकिन बेसिकली हम देखें तो कॉलम जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन है, आपका सर्कुलर सेक्शन का ही यूज किया जाता है। कभी कभी हॉलो सेक्शन का भी होता है, तो कॉलम नहीं होता है, वो एक सपोर्ट की तरह जब वो करता है, कॉलम किसी सपोर्ट की तरह हो, बस एक छोटा सपोर्ट देना हो तो हॉलो सेक्शन भी यूज होता है, वो कि स्टील के केस में हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम बात जानते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में जो है इसेंट्रिसिटी का जो होना चाहिए, एक पेरीमीटर कहा जाए, इसेंट्रिसिटी की पेरीफेरी जो होनी चाहिए तो वो कितना होना चाहिए, या तो कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी की टेरिटरी सीमा कितनी होनी चाहिए एक्सिस से। तो वही सीमा जो है उसको कोर बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। वो कोर और कर्नल की जो लेंथ होती है कि कितने लेंथ होगी, इसकी डेप्थ कितनी होगी, डायमेंशन कितनी होगी, ये जो शेडेड है पोर्शन कि इसके अंदर अगर लगता हो लोड तो टेंसाइल क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये जो डायमेंशन निकालने का जो रूल है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, इसी रूल को हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। अब आगे देखते हैं कि मिडिल थर्ड रूल में होता क्या है। तो हाँ, नो टेंशन कंडीशन आपको पता है E = Z/A, जैसा कि ऊपर आप देखें, जहाँ एरिया होगा B/D, ये डेप्थ है किसी सेक्शन का और ये है इसका विड्थ, और सेक्शन मॉडुलस अगर Z निकालें तो Z पता है I/Y होता है, तो I मतलब BD³/12, I और Y मतलब इसका हाफ D/2, तो हो गया BD²/6। अब Z/Y देखेंगे तो Z/Y होगा आपका I/Y/X। तो I/Y जब इधर से देखेंगे तो ये कुछ घूम के ऐसे हो जाएगा, तो ये इसका B हो जाएगा, ये इसका D हो जाएगा, तो होगा DB³/12। तो वही चीज़ आपका देखिए लिखा हुआ है DB³/12/X हो जाएगा, ये वाला, ये आधा, अब डेप्थ ये बन गया, तो ये होगा B/2। तो आपने B/2 यहाँ पे लिखा है, तो ये होगा DB²/6। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले EX की। तो EX और EY, EX क्या है? EX है इधर से एक्सिस से कहीं इस साइड में EX है, और एक्सिस के कहीं इधर साइड में EY है। या तो आप अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, EX इधर कर दो और EY इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रीजन जो होगा वो सेम होगा दोनों केस में। तो EX = ZXX/A और EY होगा ZYY/A होना चाहिए फॉर नो टेंशन कंडीशन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ। तो E जो होगा या तो हो सकता है इसके हिसाब से BD²/6/B/D एरिया, या तो हो सकता है DB²/6 में B/D। तो E = D/6 और B/6। तो अब अगर हम 2E लेते हैं तो 2E होगा D/3 या B/3। अब हम 2E क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे, ये इसका कोइंसाइड है, जहाँ दोनों एक्सिस कोइंसाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है E। तो अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालें तो ये क्या होगा? ये होगा 2E। और अगर यहाँ से यहाँ तक E हो, ये कोइंसाइड जहाँ करता है, यहाँ से यहाँ तक का जहाँ अगर लोड का हो तो ये भी E, तो ये E और ये E, तो टोटल तो आपका हो गया 2E। तो हम जो 2E निकाले हैं वो आया है या तो D/3 या तो B/3। तो ये हो गया B/3, हो गया D/3। तो ये जो दोनों आपका, इससे क्या आपको पता चला कि अगर नो टेंशन कंडीशन के लिए द लोड मस्ट बी लाइन विद इन द मिडिल थर्ड शेडेड पोर्शन ऑफ दैट सेक्शन। अगर इस सेक्शन के 1/3, इस सेक्शन के मिड के 1/3 में अगर कहीं लोड अप्लाई होता है तो वहाँ पे वो नो टेंशन जोन होगा, मतलब उस लोड की वजह से कोई उस पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से टेंसाइल क्रैक्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम आगे फर्दर यूज के लिए सेफ होगा। तो जो ये आप देखो यहाँ लिखा भी है, या फिर देखो मैंने बताया भी था कि जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन को कोर या कर्नल बोलते हैं।
कोर इसको बोलते हैं कोर या कर्नल। द सेंट्रल शेडेड पोर्शन इज नोन एज कोर आर कर्नल ऑफ द सेक्शन। ठीक है। अब हम देखेंगे मिडिल क्वार्टर रूल। मिडिल क्वार्टर रूल किसके लिए होता है? मिडिल क्वार्टर रूल तब होता है जब कोई कॉलम का सेक्शन जब सर्कुलर हो, तो सर्कुलर सेक्शन में हम एक पोर्शन ढूंढते हैं कोर और कर्नल, जिस पोर्शन को शेडेड पोर्शन को, इसके सेंट्रल शेडेड पोर्शन को कोर और कर्नल बोलते हैं। और ये जो सेंट्रल शेडेड पोर्शन होता है, जब इसका हम डायमेंशन जब देखते हैं तो डायमेंशन के एनालिसिस एक्चुअल में कितना होगी, कितने डी के बराबर, कितने टाइम्स ऑफ डी होगा, क्योंकि डी जो है इसका डायामीटर है, तो कितने टाइम्स ऑफ डायामीटर के बराबर होगा, यह देखने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं या फिर जिस रूल का यूज करते हैं उस रूल का नाम है मिडिल क्वार्टर रूल। ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन में इसका यूज होता है। तो आपको पता है इसका अगर सेक्शन मॉडुलस फॉर नो टेंशन कंडीशन आपको पता है, पहले आप लिखोगे फॉर नो टेंशन कंडीशन, यहाँ पे इज लेस देन जेड बाई ए, ये नो टेंशन कंडीशन है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नो टेंशन कंडीशन। तो नो टेंशन कंडीशन के लिए ये है रूल। अब यहाँ z क्या है? z है आई एक्स एक्स अपन वाई। तो y क्या होगा इसका? टोटल अगर डेप्थ है d किधर से भी लो तो इसका y होगा d/2 y है। इसका i होता है आपको पता है π/64 d⁴। तो टोटल अल्टीमेटली हमारा z निकल के आया πd³/32। एरिया होगा इसका, सर्कुलर एरिया होता है π/4d²। तो नो टेंशन कंडीशन E = z/a, तो πd³/32 अपॉन a πd²/4। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आई वो आ गई लेस देन आर इक्वल टू d/8। तो 2E की वैल्यू अगर हमें पता लगानी हो, क्योंकि 2E का रीजन क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ तक ये E है और यहाँ से यहाँ तक भी E है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर भी सिमिलरली ये E है और ये भी आपका E है। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ देखें तो ये है 2E, या तो यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी है 2E। तो 2E जो ढूंढेंगे तो ये होगा d/4। तो मतलब ये जो कर्नल इसका होता है, इसका डायमेंशन होता है d/4। तो इसके लिए फॉर नो टेंशन डेवलप इन द सेक्शन द लोड शुड बी अप्लाइड within 1/4 diameter of the whole diameter of the circle as shown in the shaded area, जैसा दिख रहा है आपको। तो ये इस जो d/4 जो आता है 2E = d/4, तो इसी को बोलते हैं मिडिल क्वार्टर रूल। मिडिल क्वार्टर रूल से आप समझ भी गए होंगे कि मिड का क्वार्टर जो इसका होता है शेडेड पोर्शन, वही होता है इसका कोर और कर्नल, जहाँ अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो टेंसाइल क्रैक्स नहीं आता है। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा मिडिल थर्ड रूल एंड मिडिल क्वार्टर रूल। अभी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कॉलम का ही एक न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेटअप इन 200 mm into 60 mm I section girder carrying load of 100 kN with an eccentricity of 6 mm from the critical axis of the section. The end of the strut are pin joint and overall length is 4 meter. Take IXX 3 × 10⁻⁶ meter power 4 and area है 6 × 10⁻³ meter square। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी है 207 गीगापास्कल। तो यहाँ आपको गिवन डेटा में B लिखा हुआ है, विड्थ 60 mm, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए सिंपली। डायामीटर जो 200 mm है, इसको भी मीटर में आप कन्वर्ट कर लिए 10⁻³ जो आपका इसमें फोर्स दिया है, फोर्स वो है 100 kN।
इसको ज़रूरत नहीं है, किलो न्यूटन ही है। ई इसेंट्रिसिटी 6 mm दिया, इसको मीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया। लेंथ 4 मीटर दिया है। अब जो है सिग्मा मैक्स आपको निकालना है, स्ट्रेस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना था। सिग्मा मैक्स आपको पता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेसेस के एडिशन के बराबर होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस होता है P/A एंड बेंडिंग स्ट्रेस होता है P/E/Z। तो सेक्शन मॉडुलस पहले Z निकालते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस होता है Ixx/y। I की वैल्यू आपको सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁻⁶, एंड Y की वैल्यू होगी, Y मतलब D/2, तो आपका हो, तो चूँकि B है तो इसका हाफ होगा 60 × 10⁻³ तो ये आपका ZYY निकल के आ गया 100 × 10⁻6 मीटर क्यूब। सिग्मा मैक्स होगा P/A मतलब P100/A प्लस P/E/Z निकल के अभी आया ही है उसके। तो ये यहाँ से आपका जब इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो आ गया 22.67 Nm/mm²। ये इसका आंसर आ गया। और ये आंसर क्या है, ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जो कि ये जो आपका सेक्शन दिया था इस सेक्शन के हिसाब से ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा।